हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिंदी का टॉपिक वर्णमाला के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं हर एक पेपर में। वर्णमाला चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपी की हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और यानी कि जो बिहार शिक्षक भर्ती अभी आई हुई है, बच्चा तैयारी कर रहा है, उसमें भी वर्णमाला टॉपिक से अधिक प्रश्न बनने वाले हैं। 6-7 क्वेश्चन वर्णमाला से ही आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं। वर्णमाला चैप्टर क्या होता है बेटा? भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। जो भाषा है वो संस्कृत की भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? बोलना। भाष का मतलब है बोलना। भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण के आधार पर ध्वनि तथा लेखन के आधार पर वर्ण होती है। सबसे छोटी इकाई अगर उच्चारण के आधार पर पूछे, मतलब साउंड के आधार पर, तो ध्वनि होती है। लेखन के आधार पर वर्ण होती है। दूसरे शब्दों में ध्वनि के ही लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन मतलब वॉवेल और कंसोनेंट। तो स्वर क्या होते हैं बेटा? जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं तो उनमें बोलने में कोई किसी की सहायता नहीं ली जाती, तो उससे हम स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि स्वर कहलाती है। जो स्वतंत्र है अपने आप में, जो स्वतंत्र है, उस उच्चारित ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? हस्य स्वर बेटा हो गया पहला। दूसरा क्या हो गया? हस्य स्वर। तीसरा क्या हो गया? दीर्घ स्वर, ये संयुक्त स्वर। हस्य स्वर क्या होता है? जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है। हस्य स्वर जिन स्वरों को बोलने में कैसा समय लगता है? कम समय लगता है, उन्हें हम हस्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्य स्वर कहते हैं। हस्य स्वर के और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। जो हस्य स्वर होता है उसके टुकड़े और खंड नहीं किए, जैसे छोटा है तो उसके हमारे खंड नहीं किए जा सकते, ना ही टुकड़े किए जा सकते हैं। छोटा, छोटी, छोटा, इस टाइप से। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हस्य स्वर को मूल स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। हस्य स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? मूल स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। जैसे कि छोटा, छोटी, छोटा और रेसे, ऋषि होता। संधि स्वर क्या होता है? जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है? जब 2 सजाती स्वर मिलते हैं तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में क्या आता है? छोटी ई और छोटी ई, 2 स्वर आई सजाती स्वर, उनसे क्या बन गया? बड़ी ई बन गया, तो ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर आ गया। जैसे कि छोटा और छोटा, छोटा और छोटा आ मिलके क्या हो गया? बड़ा हो गया। क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो इसको क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। अब आता है संयुक्त स्वर। अब क्या आता है? संयुक्त स्वर। जब 2 विजातीय स्वर मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जब 2 विजातीय स्वर मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त स्वर। विजातीय का मतलब क्या होता है? अलग अलग, अलग अलग स्वर। सजाती मतलब एक समान जब स्वर मिलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? सजाती स्वर मतलब दीर्घ स्वर कहते हैं। और जब विजातीय स्वर मिलते हैं तो उनको भी हम संयुक्त स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो जब 2 विजातीय स्वर मिलते हैं मतलब अलग अलग, संयुक्त स्वर में क्या आता है? जैसे छोटा और प्लस में छोटी, तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। उसके बाद छोटा प्लस ए तो क्या बन जाएगा? आई से ऐनक बन जाएगा। उसके बाद छोटा प्लस छोटू तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और छोटा प्लस ओ तो औ हो जाएगा। ये क्या हो गए? हमारे संयुक्त स्वर हो गए। और दीर्घ स्वर टोटल कितने हो जाएंगे? ये 3 हो गए, और 3 के बाद 4, 5, 6, 7, तो ये कितने? 7 हो गए। दीर्घ स्वर हमारे कितने हो गए? 7 हो गए। अब आता है, अब क्या आता है बेटा? अब आता है प्लुप्त स्वर। अब क्या आता है? प्लुप्त स्वर। जब किसी एक स्वर की ध्वनि लगातार बढ़ जाती है उसे हम प्लुप्त स्वर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्लुप्त स्वर कहा जाता है। जब किसी एक स्वर की ध्वनि लगातार बढ़ जाती है तो उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे लिखा है रामम, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। रामम, ओम,
ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई भी शब्द खींच के बोले, ठीक है, रामम इस टाइप से बोले। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या होगा? मुख खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। जैसे कि लिखा है विब्रत स्वर। क्या लिखा है? विब्रत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुख खुले, जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुख खुले उसको हम विब्रत स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, आप लोग बोल के देखिए, आ, देखो आ बोलने पे पूरा मुख खुल रहा है, आ बोलने पे पूरा मुख खुल रहा है तो उसे हम विब्रत स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? विब्रत स्वर। अर्ध विब्रत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख खुले, जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख खुले उसको हम आ, ए, औ। अब जैसे कि आपको बोलना है आ, तो इसमें आधा मुख खुला, आप बोल के देखिए, ए आधा मुख खुला, औ इसमें देखो आधा मुख खुला है। आप बोल के देखिए, आप अंतर समझेंगे। विब्रत स्वर और अर्ध विब्रत स्वर में आपको अंतर समझ में जरूर आएगा अगर आप बोल के देखेंगे तो। उसके बाद है समृत स्वर। उसके बाद क्या आता है? समृत स्वर। समृत स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहे। समृत में क्या होता है बेटा? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख लगभग बंद रहे उसको हम क्या कहते हैं? समृत स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटी ई, देखो बंद रहे, ई, ऊ में देखो लिप्स ऐसे मुंह बन जाता है एकदम, बोल के देखो एकदम ओंठ एकदम ऐसे मुंह बना लेते हैं, ठीक है अपना। और बड़ा ऊ, तो इसको हम क्या कहते हैं? समृत स्वर कहते हैं। अर्ध समृत स्वर क्या होता है बेटा? जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख बंद रहे, जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख बंद रहे उसको हम क्या कहते हैं? अर्ध समृत स्वर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? लगभग बंद रहे, पूरा मतलब, ठीक है, लगभग, और इसमें आधा मुख बंद रहे तो उसे हम अर्ध समृत स्वर कहते हैं। तो जैसे क्या हो जाए? ए और ओ, बोल के देखो, ए ओ, तो इसमें आधा मुख बंद रहे। थोड़ा सा आप बोल के देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपको अंतर जरूर समझ में आएगा। अब हम लोग देखते हैं जीव के द्वारा प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, अब जीव के द्वारा भी मतलब वर्गीकरण होता है। जैसे कि अग्रस्वर, अग्रस्वर के बाद क्या आता है? मध्य स्वर। आगे देखो क्या है? अग्रस्वर में क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के आगे भाग से होता है। अग्रस्वर मतलब जैसे अग्रस्वर है तो जी, अग्र मीन्स आगे, अग्र मीन्स क्या होता है? आगे होता है, तो आगे वाली जीभ से अगर होगा, जीभ के आगे के भाग से होता है उसको हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। जैसे कि ई, ए, आई, ठीक है, छोटी बड़ी ए, आई, ई, तो आगे वाली जीभ से हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार मध्य स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से हो, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होगा, बीच में आ, तो ये बीच में आएगा। ठीक है, आगे है हमारा मध्य स्वर है, और अग्र स्वर में क्या आएगा? छोटी बड़ी ए और आई आएगा। अब हम लोग पश्च स्वर देखेंगे। हमने अग्र स्वर देख लिया, मध्य स्वर देख लिया, अब हम लोग पश्च स्वर देखेंगे। पश्च स्वर में क्या होता है? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पीछे भाग से होता है। पश्च मतलब क्या होता है? पीछे होता है, तो पीछे भाग से होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ऊ, ओ, औ, तो इसका उच्चारण किससे हो रहा है? पश्च भाग से हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहेंगे। अब क्या होता है? ओंठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? ओंठ की स्थिति के आधार पर। तो देखेंगे, जैसे लिखा है व्रतमुखी स्वर। क्या लिखा है? व्रतमुखी स्वर। व्रत मतलब कि इसमें क्या होगा? व्रत जैसा मुंह बनेगा, जैसे एकदम, जैसे कि आप बोलोगे ना अच्छा, तो उसमें जो ओंठ होंगे ना आपको व्रत जैसा आकार बना लेंगे। देखना, आप बोल के देखना अभी, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रत या गोला बनाते, लिखा है ना, ओंठ व्रत या गोला बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्रतमुखी स्वर कहते हैं। अब बोल के देखो, ऊ, देखो मुंह बना लिया ना व्रत जैसा, एकदम ऊ बोलोगे तो व्रत जैसा मुंह बना लेगा, ऊ, ओ, औ, देखो बोल के देखो आप लोग भी, ठीक है, व्रत जैसा एकदम मुंह बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या आता है? अव्रतमुखी स्वर। क्या होता है? अव्रतमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रत या गोला नहीं बनाते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है? व्रत या गोला नहीं बनाएंगे। इसमें क्या बनाएंगे? देखो आ, इसमें देखो व्रत नहीं बनाए, मुंह खुला है, आ में और ज्यादा बोलो, बड़े आ में और ज्यादा मुंह खुल गया, ई, ए, आई। तो आप लोग इस तरीके से पहचान सकते हैं। आप लोग जैसे कि वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप पहले उसको बोल के जरूर देखना, फिर उसके बाद ही टिक लगाना, आपका पक्का सही जाएगा। अब आता है अयोग बा। अब क्या आता है? अयोग बा। अयोग बा में क्या होता है? हिंदी वर्णमाला में अयोग बा की संख्या 2 होती है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में क्या होता है? अयोग बा की संख्या 2 होती है। जैसे कि लिखा है अंग आहा। क्या लिखा है? जैसे कि क्या लिखा है? अंग और आहा, ये क्या होती है? अयोग भाग होते हैं, ठीक है। अनुस्वार में क्या है? अंग और विसर्ग क्या हो जाती? आहा के मेल को ही अयोग भाग कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अनुस्वार में ये बिंदी लग जाती है, ठीक है, तो उससे अनुस्वार और विसर्ग के मेल को ही क्या कहा जाता है? अयोग भाग कहा जाता है। अब नोट में क्या लिखा है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, परंतु अयोग भाग को जोड़ने के बाद कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। अगर पूछे कुल स्वरों की संख्या कितनी, तो 13 बताना। अगर पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 बताना, ठीक है। तो आप 11 पे टिक लगाना, अगर कुल लगा दे तो आप 13 पे टिक लगाना, ओके।
उसके बाद आता है व्यंजन। उसके बाद क्या आता है व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चार में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अब हम लोग स्पर्श व्यंजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी विशेष स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओंठ को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इनको 5 भागों में बांटा गया है। इनको कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। जैसे कि स्पर्श व्यंजन जो का से लेके माँ तक होते हैं ना बेटा, उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, वो 25 होते हैं। जैसे कि का वर्ग, ठीक है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनको हम बेटा क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का वर्ग में क्या आता है, का, खा, गा, घा, अड़ा। ठीक है, चा में क्या आता है, चा, छा, जा, झा, इंगा। उस टा वर्ग में क्या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में क्या आता है, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में क्या होता है, पा, फा, बा, बा, माँ। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि हमें ये समस्या आ रही, मैं भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, हम आपको जरूर बताएंगे। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के बीच से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण जो होता है वो स्वर एवं व्यंजन के बीच से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4। कौन कौन सी, या, रा, ला, बा। ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया है एग्जाम में कि अंतस्थ व्यंजन क्या है, या, रा, ला। ये तो आप बिल्कुल आंख बंद के रट लो कि हाँ अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, बा। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, बा। बहुत बार पूछा गया, सच बता रहे आप। मतलब हर एक एग्जाम में अगर हिंदी आती तो अगर ये क्वेश्चन आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उस व्यंजन इसी प्रकार, उस व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, स्पर्श, ये सब पूछे जाते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दांत और जीभ के पास हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा, ऊष्मा मतलब क्या होता है, गर्मी होता है ना, ऊष्मा से ये आपको समझ में आ रहा है, गर्मी। तो हल्की सी ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जीभ और दांतों के साथ घर्षण भी करती है। जीभ और दांतों के साथ क्या करती है, घर्षण करती है। अभी आप बोल के देखें तो आपको समझ में आएगा। इसलिए इन्हें संघर्षी या ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, इनको संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं और ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी, सा, 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 हा। देखो आप अगर बोलेंगे सा, एकदम जीभ और दांतों में घर्षण करके निकलेगी। ठीक है, और गर्म में भी लिखे सा, सा, हा। अब आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। अब क्या आता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या होता है बेटा, जैसे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है। जीभ पहले क्या करेगी, ऊपर उठेगी और मूर्धा को स्पर्श करती है और फिर झटके के साथ नीचे आ जाती है, एकदम झटके के साथ, उन्हें क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन को क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 2 है। इनकी संख्या कितनी है, 2 है। ये संस्कृत में नहीं होते, ये व्यंजन हिंदी की विकसित व्यंजन है। ये व्यंजन संस्कृत में नहीं है, हिंदी के विकसित व्यंजन है। कैसे, हिंदी की विकसित व्यंजन है। व्यंजन क्या है, जैसे कि लिखा है अड़ा और ढा लिखा है, तो मूर्धन, और इसको हम क्या कहते हैं, सघोष भी है और ये अल्प प्राण भी है। क्या है, सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। और ये क्या है, मूर्धन भी है, सघोष भी है और ये महाप्राण है। ये दोनों क्या, मूर्धन और सघोष तो दोनों है, लेकिन अड़ा जो है वो अल्प प्राण और ढा जो है वो महाप्राण है। संयुक्त अभी अल्प प्राण और महाप्राण हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसकी वजह से महाप्राण मतलब दूसरा और चौथा अक्षर आता है, कहने का मतलब होता है। और अल्प प्राण में 1, 3, 5 ये इस टाइप से आते हैं। ठीक है, अब देखो हम संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजन देखो क्या है, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये क्या है, मतलब किसी के सहयोग से बने हैं। संयुक्त मतलब क्या है, 2 अक्षरों के सहयोग से मतलब बने हैं, तो 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। ये भी क्वेश्चन बोल रहा है, जो व्यंजन है ना ये बहुत पूछे जाते हैं। तो छा किससे बनता है, का और सा से बनता है। ठीक है, अब देखना, का के नीचे हलंत आएगा, सा के नीचे आएगा ना। कभी कभी क्या करते हैं, का के नीचे भी लगा देते, सा के नीचे भी लगा देते, ऑप्शन में देते हैं। क्या पढ़ के पता, का के नीचे ना लगाए, सा के नीचे लगा दे, मतलब बच्चा इसी प्रकार की गलती कर देता है। तो मतलब हलंत जो है का के नीचे आएगा ना कि सा के नीचे आए, तो का आधा मतलब का हो जाएगा और प्लस सा हो जाएगा। त्रा में क्या होता है, ता प्लस रा, इसमें भी ता हलंत इसके नीचे आएगा। सॉरी बेटा। उसके बाद जा प्लस या, उसके बाद क्या आएगा, जा प्लस या आएगा। सा श्रमिक में क्या आएगा, सा प्लस रा आ जाएगा।